बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन इन माइक्रोबायोलॉजी की जो हिस्ट्री है और जितनी भी साइंटिस्ट हैं और उन्होंने इस फील्ड की कंट्रीब्यूशन की है, खिदमात की है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अगर माइक्रोबायोलॉजी को देखें तो माइक्रो मीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस की स्टडी, बैक्टीरिया की स्टडी, प्रोटोजोन की स्टडी, फंजाई की स्टडी, मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी बैक्टीरियाज हैं, वायरस है, इसकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं इसमें। ओके, तो ये यूनिट फर्स्ट है, इसी में हमने हिस्ट्री और कंट्रीब्यूशंस को जो है डिस्कस करनी है। ये सब्जेक्ट्स जो है ये सर मोहम्मद इकबाल साहब के साथ हैं। तो आप लोगों ने इसकी जितनी भी डेट्स हैं या जितनी भी साइंटिस्ट हैं, जितनी भी थ्योरीज है, तो आप लोगों ने इसको रिमेंबर करना है ताकि पेपर में आप लोगों के लिए आसानी हो। ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर की क्या है? शेयर शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की जो शॉर्ट हिस्ट्री है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम साइंटिस्ट, और जो साइंटिस्ट हैं तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड के लिए वो हमने डिस्कस करनी है। डिस्क्राइब फोर फास्टुलेट्स ऑफ रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच के जो फोर फास्टुलेट्स है, थ्योरी है, जर्म थ्योरीज, वो भी हमने डिस्कस करनी है। एनालाइज कोच फास्टुलेट्स, जो फोर फास्टुलेट्स है वो डिस्कस करनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो ये डिस्कस करनी है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, और माइक्रोबायोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में वो हमने डिस्कस करनी है। ओके, शॉर्ट हिस्ट्री एंड सम कंट्रीब्यूशंस। शॉर्ट हिस्ट्री हमारे पास क्या है? अगर हम देखें हिस्ट्री में तो 1665 में एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हॉक। रॉबर्ट हॉक ने क्या किया था? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल। सबसे पहले जो सेल का ऑब्जर्वेशन किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट हॉक ने किया था। ओके, 1665 में। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के पेपर में आ सकता है। 1673 में फिर किया हुआ वेन लेवन हुक, उसने क्या किया? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किसने की है? वेन लेवन हुक ने, 1673 में। तो ये भी बिल्कुल मुताले पाकिस्तान जैसा क्वेश्चन है, पाकिस्तान जैसे क्वेश्चन है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी एमसीक्यूज आ चुके हैं बार बार। फिर 1735 में किया हुआ लेनियस। लेनियस ने क्या किया? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थी या ऑर्गेनिजम्स थी, इसके लिए नेमिंग सिस्टम जो है किसने अरेंज किया? लेनियस ने अरेंज किया। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर किया, किसी चीज को नाम देना। ओके, तो ये किसने किया? लेनियस ने किया 1735 में। ओके, 1798 में फिर क्या हुआ? जीनियर आया। जीनियर ने क्या किया? फर्स्ट वैक्सीन बनाया। ठीक है, फर्स्ट वैक्सीनेशन किसने किया? जीनियर, 1798 में। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर 1857 में पास्चर ने एक काम किया। पास्चर एक साइंटिस्ट था, लुइस पास्चर। इसने किया फर्मेंटेशन जो है इजाद किया। ठीक है, फर्मेंटेशन में फिर हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और इसके एक और टाइप भी है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। ठीक है, तो ये किसने किया? पास्चर ने किया 1857 में। फिर इसके बाद 1861 में लुइस पास्चर ने एक और काम किया, डिस्प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन हमारे पास एक थ्योरी होता है। इस थ्योरी में क्या होता है? propose that living organism could arise from non living matter। इस थ्योरी में इसने ये कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है नॉन लिविंग मैटर से जो है बनते हैं। ठीक है, अगर ये यूकैरियोटिक सेल्स है तो ये प्रोकैरियोटिक से जो है आते हैं। ये किसने कहा था? ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ने कहा था, पास्चर। ठीक है, फिर इसके बाद 1864 में पास्चर ने एक और काम किया, पेस्चराइजेशन। मिल्क के लिए पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन की भी फिर 3 टाइप्स है, अल्ट्रा है और मुख्तलिफ किस्म के ऑटोक्लेव्स यूज करना है ताकि मिल्क जो है खराब ना हो, स्पॉइल ना हो। ठीक है, या फूड जो है स्पॉइल ना हो। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास पेस्चर ने ही किया था 1864 में। फिर इसके बाद 1867 में लिस्टर आया। लिस्टर ने क्या किया? एसेप्टिक
सर्जरी किया, ठीक है। तो एसेप्टिक सर्जरी किसने किया था? लेस्टर ने किया था, 1867 में किया था, ओके। 1876 में कोच आया, रॉबर्ट कोच ने किया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है इसने डिस्कस की, इसने प्रपोज की, ओके। 1881 में कोच आया, रॉबर्ट कोच, और रॉबर्ट कोच ने किया प्योर कल्चर पे काम किया, ठीक है। फिर इसके बाद 1882 में कोच ने एक और काम किया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे काम किया, जो टीबी बैक्टीरिया होता है, ठीक है। फिर 1883 में कोच ने विब्रो कोलरा पे काम किया, कोलरा जो डिजीज होता है ना, इस पे काम किया। फिर 1928 में फ्लेम ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है डिस्कवर किया और इसको यूज किया। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने बनाया था? फ्लेमिंग ने, और 1928 में, ओके। तो ये एमसीक्यूज जो है इंपॉर्टेंट है काफी सारे। फिर इसके बाद क्या हुआ? फ्रांसिस्को रीडी ने किया एफरेडी पुट फॉरवर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन 1664। एफरेडी ने भी 1664 में अपना ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो है फॉरवर्ड किया, परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया? यूज 3 वेराइटीज ऑफ जार्स एस, इसने 3 जार्स जो है लिया। सेटअप में क्या लिया? 3 जार्स लिया। ए नंबर जार जो था वो क्या था? कवर्ड जार। इस वो बिल्कुल प्योर कवर था, ठीक है। न कोई मतलब किसी फ्लाई या कोई इंसेक्ट वो अंदर नहीं जा सकता था, ये बिल्कुल कवर था, एयर सील, एयर भी अंदर नहीं जा सकता था, ओके। नंबर बी गॉज कवर्ड जार, ये गॉज कवर जार था, ऐसा जार था कि एयर अंदर जा सकता था लेकिन कोई मच्छर वगैरह अंदर नहीं जा सकते थे जो इंसेक्ट थे। और नंबर सी जार जो है वो कौन सा था? अनकवर्ड जार था, ठीक है। इस पे कोई कवर नहीं था, फ्लाइज भी अंदर जाते थे, एयर भी अंदर जाते थे, ठीक है। तो इसने क्या कंक्लूड किया? ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जो फर्स्ट जार है, ठीक है, एक सेकंड जार था, एक थर्ड जार था, ठीक है। तो फर्स्ट जार पे क्या किया था इन्होंने इसको फुल कवर किया था और इस जार में जो है मीट इन्होंने रखा था, ठीक है। और ये जो है ये घास था, तो इसमें बैक्टीरिया और इसमें जो है इंसेक्ट अंदर नहीं जा सकते लेकिन एयर अंदर जा सकता था। ये इसी तरह था, मतलब घास था, ठीक है। और ये बिल्कुल अनकवर था, इस पे कोई कवर था ही नहीं और मीट अंदर जो है गोश्त अंदर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसने ऑब्जर्वेशन किया था 2-3 डेज के लिए या महीने के लिए और 1 डेज के लिए, कुछ हावर्स के लिए, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल फुल कवर थी ना, तो जब इसने रिजल्ट देखा कुछ दिनों बाद, तो ये बिल्कुल ठीक थी, ये जो गोश्त था बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई खराबी नहीं था, बिल्कुल प्योर था। अब ये जो देखा, तो ये जो मतलब कवर है ना, गाज है, तो गाज के ऊपर ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट जो है मतलब छोटे छोटे नजर आते थे इसको, ठीक है। क्यों नजर आती थी? इसलिए नजर आती थी कि अंदर तो सिर्फ एयर जा सकता था ना, कोई और चीज तो अंदर नहीं। तो ये जो इंसेक्ट के एग्स थे, तो वो यहाँ पे उन्होंने मतलब रखे थे, उन्होंने यहाँ पे हैच की थी, ठीक है। तो फिर वो एग्स जो है वो मतलब वो इससे मतलब फ्लाइज और इससे मतलब जो इंसेक्ट है वो बाहर निकल आई थी, ठीक है। तो ये मीट जो है ये ठीक था और ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट थे, और ये जो मीट था बिल्कुल अनकवर्ड जार था, तो वो खराब हुआ था, स्पॉइल हुआ था, ओके। और बहुत सारे बैक्टीरिया इस पे थे। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये एयर का कमाल नहीं है, ये इंसेक्ट का कमाल है। इंसेक्ट अपने पाँव में, अपने परों में, अपने मुंह में जो है मुख्तलिफ किस्म के वायरस बैक्टीरिया अंदर ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एयर, तो एयर से भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एयर भी आता था और बैक्टीरिया और फ्लाई इंसेक्ट भी, तो ये इंसेक्ट की वजह से जो है ये डिजीज होता था, ठीक है। तो ये हमारे पास इफ रीडी वाला जो है, फ्रांसिस्को रीडी वाला जो है एक्सपेरिमेंट था, ओके। और इसने बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस भी स्टडी की थी, ठीक है। व्हाट वर हिज ऑब्जर्वेशन? बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस मीन प्रोसेस बाय विच नॉन लिविंग मैटर गिव्स राइज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबायोजेनेसिस ये कहता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है, ठीक है, टाइम के साथ साथ।
मोर देन 3.5 मिलियन ईयर से ज़्यादा जो है लिया है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स से जो है ये लिविंग थिंग्स बनी है। तो ये एबायोजेनेसिस है। और बायोजेनेसिस क्या होता है? बायोजेनेसिस प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू रिप्रोडक्शन। बायोजेनेसिस ये कहता है कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इससे रिप्रोडक्शन के थ्रू और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इस दुनिया में आते हैं मुख्तलिफ किस्म के। ओके नो, तो ये क्या होता है? ये बायोजेनेसिस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसी तरह जो है होता है। ओके इसके बाद हमारे पास है कोच पास्टुलेटेड। तो इसके 4 पास्टुलेट्स हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको रिमेंबर करना है। नंबर फर्स्ट क्या है? द सेम पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी कॉज ऑफ द सेम डिजीज। इसका क्या मतलब है? मीन if a certain germ's pathogen is causing a disease, it should be found in every person who has the disease। इसका मतलब ये है कि अगर एक जर्म है और वो एक डिजीज को काज करता है, तो जरूरी है कि जिस बंदे को ये डिजीज है, ठीक है, ओके, जिस बंदे में ये डिजीज है तो इसमें ये जर्म होगा, ठीक है। इफ द जर्म इज नॉट प्रेजेंट इन समवन विद द डिजीज, अगर इस बंदे को डिजीज है और ये जर्म नहीं है, इट इज अनलाइकली टू द काज, तो ये बात ठीक नहीं है। जिस बंदे में जो पैथोजन है तो इसको वही डिजीज होगा। ओके नंबर 2 पॉइंट, द पैथोजन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज होस्ट एंड ग्रो इन पेवर कल्चर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, एक सैंपल को आपने किसी बंदे से लेना है जिसको डिजीज हो, और फिर वो सैंपल आपने एक लैब डिश में लिया है ताकि इस कल्चर में आप इसको मीडियम प्रोवाइड करें ताकि वो बढ़ जाए। दिस हेल्प कन्फर्म दैट द जर्म इज एक्चुअली प्रेजेंट एंड कैन बी स्टडीड फर्दर, ताकि वो जर्म ज्यादा हो जाए और आप इसको फर्दर स्टडी कर सके। ओके नंबर 3, the pathogen from the pewer culture must cause the same disease when it's inoculated into a healthy susceptible laboratory animals। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ऐसा करना है कि ये जर्म जो है आपने लैब डिश से उठाना है और इसको आपने हेल्थी एनिमल के साथ जो है आपने इंट्रोड्यूस करना है। हेल्थी एनिमल्स को आपने इंजेक्ट करना है। इफ द एनिमल गेट द सेम डिजीज, अगर एनिमल्स को वही डिजीज हुआ जो पर्सन को हुआ था इससे पहले, इट सजेस्ट दैट द जर्म इज इंडीड द काज, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो पैथोजन है ये डिजीज काज कर सकता है वही। ओके 4 नंबर पोस्टुलेट जो है, the pathogen must be isolated from the inoculated animals and must be shown to be original organism। तो ये फाइनल स्टेप है। इसमें क्या होगा? germ causing the disease and the animal is same germ that was introduced। तो ये जो जर्म है एनिमल में जो डिजीज काज किया है, तो इस जर्म ने जो है इससे पहले जो ह्यूमन था, होस्ट था, इसमें भी जो है इसी तरह के डिजीज जो है काज किया था। साइंटिस्ट रीआइसोलेट द जर्म फ्रॉम द सिक एनिमल्स, और फिर साइंटिस्ट क्या करता है इस स्टेप में, वापस जो है रीआइसोलेट करता है जर्म्स इस जानवर से एंड कंपेयर इट टू द ओरिजिनल जर्म टू इंश्योर द मैच। और फिर इस पैथोजन को जो हमारे पास ओरिजिनल जर्म है इसके साथ कंपेयर करना है ताकि इंश्योर करे कि ये वही है या वही नहीं है। तो ये हमारे पास 4 पोस्टुलेट्स हैं रॉबर्ट कोच के, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर नर्सेस। नर्सेस के लिए माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है? Number first, microbiology is very important and useful, and it's enable the nurses to number first know the nature and behavior of microorganism in relation to infectious disease। ताकि नर्स को पता है कि infectious disease है, एक दूसरे से वो लग जाते हैं, एक दूसरे को लग जाते हैं, फ्लू है, इसी तरह कूड है, मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ हैं जो कम्युनिकेटेड हैं। तो इसके नेचर और बिहेवियर को माइक्रोऑर्गेनिज्म के नेचर और बिहेवियर को इन्होंने क्या करना है, जानना है कि ये वाला जो है इन्फेक्शियस डिजीज काज कर सकता है। नंबर 2, नो द पैथोजेनिसिटी एंड वायरुलेंस ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर क्या करना है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वायरुलेंस और इसके पैथोजेनिसिटी को आपने देखना है। पैथोजेनिसिटी क्या होता है? ये पैथोजन की एबिलिटी है कि कितना वो मतलब डिजीज काज कर सकता है, और वायलेंस इसकी इंटेंसिटी होता है। ओके तो ये क्या होता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, लेक्चर फर्स्ट पार्ट 2 में।
जो टर्मिनोलॉजीज है मुख्तलिफ किस्म की, इसी में हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 3, नो द प्रोसेस एंड पर्पस ऑफ स्टेरिलाइजेशन टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज। और फिर नर्सेस ने क्या करना है, जो स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस है या इसके पर्पसेस हैं, ठीक है, इसको हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टेरिलाइजेशन डिटेल के साथ, ताकि हम कम्युनिकेबल डिजीज जो है इसको हम प्रिवेंट कर सकें। 4, नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन एंड अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट वेरियस डिजीज। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डिजीज है, पोलियो है, ETC, इसी तरह के टेटनस है। तो इसके लिए वैक्सीन की जो इम्पोर्टेंस है वो नर्सेज ने जानना है और दूसरों को भी इस पे मतलब इम्प्लीमेंट करना है। ओके। नंबर 5, यूज सेफ एंड एसेप्टिक टेक्निक्स वाइल हैंडलिंग पेशेंट्स। जब पेशेंट्स को नर्सेज जो है हैंडल करता है तो एसेप्टिक टेक्निक्स यूज करना है और मतलब यूज सेफ जो है यूज करना है, हैंड वॉशिंग करना है, खुद को जो है साफ क्लीन रखना है, नीट रखना है। नंबर 6, मिनिमाइज द पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल बाय प्रिवेंटिंग क्रॉस एंड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। पेशेंट के साथ इन नर्सेज ने रहना है, इसकी केयर करना है। तो नर्सेज ने क्या करना है, मिनिमाइज करना है पेशेंट के जो मतलब पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से एक्सपोजर होता है, के साथ एक्सपोजर होता है, तो नर्सेज ने इसको प्रिवेंट करना है ताकि इसको कोई क्रॉस ना हो, किसी और की डिजीज ना हो इसको, या नोजोकोमियल इन्फेक्शन ना हो। इन नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, एक पेशेंट है, आपने हॉस्पिटल में एडमिट किया है किसी एक डिजीज के साथ, फॉर एग्जांपल इसको मतलब टाइफाइड है, इसके साथ आपने इसको एडमिट किया है। जब वो इसको टाइफाइड है तो टाइफाइड के साथ हॉस्पिटल में इसको एक और डिजीज भी लगा किसी और से, हॉस्पिटल से, बेड से, ठीक है। तो ये एक और डिजीज के साथ बंदा जब घर वापस आ जाता है हॉस्पिटल से तो ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। नंबर 7, बी फेमिलियर विद द इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स ऑन एनवायरनमेंट। और फिर आपने ये देखना है कि माइक्रोब्स के कौन सी इफेक्ट्स है एनवायरनमेंट पे, ठीक है। Number 8, gain the knowledge of environmental hygiene and sanitation। और फिर नर्सेज ने क्या करना है, नॉलेज को गेन करना है कि एनवायरमेंटल हाइजीन क्या है, क्यों ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, एंड सैनिटेशन, जो हम पानी पीते हैं या जितनी भी सैनिटेशन है हमारे वॉशरूम में जो यूज़ होते हैं, जितनी भी है, शावर सिस्टम है, तो वो कैसे है, ठीक है। नंबर 9, क्रिएट अवेयरनेस इन कम्युनिटी टू यूज सेफ फूड एंड वाटर। और फिर इसने क्या करना है, अवेयरनेस को क्रिएट करना है कि हमारा जो कम्युनिटी है इसमें लोग कैसे पानी यूज़ करते हैं, कैसे जो है फूड जो है यूज़ करते हैं। तो सेफ फूड और सेफ वाटर जो है इन्होंने यूज़ करनी है। नंबर 10, हेल्प इन जनरलाइजिंग हेल्थ। और इन्होंने हेल्थ को जो है जनरलाइज करना है, ठीक है। 11, हेल्प इन मिनिमाइजिंग मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। और नर्सेज ने क्या करना है, मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट को कम करना है। व्हाट इज मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट्स? मोर्बिडिटी हमारे पास डिजीज रेट को कहा जाता है, जब डिजीज रेट आगे बढ़ जाता है स्लोली, ठीक है, या रैपिडली, तो ये क्या होता है, मोर्बिडिटी होता है। और मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, जब एक इलाके में ज़्यादा डेथ होते हैं हद से ज़्यादा, तो ये नंबर ऑफ डेथ्स होता है, मेजर ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स, तो ये मोर्टिलिटी रेट है। मेजर ऑफ नंबर ऑफ डिजीज डिसऑर्डर, तो ये क्या है, ये मोर्बिडिटी रेट्स है। तो नर्सेज ने क्या करना है, इन सब को जो है कम करना है, इसको मिनिमाइज करना है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन माइक्रोबायोलॉजी की। इसके बाद इंशाल्लाह हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने स्टडी पे फोकस करना है, क्योंकि ये वाला पेपर जो है सिंपल होता है और जस्ट स्लाइड से जो है आता है। ओके, थैंक यू।